बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में मैं शर्मा पूनम सभी का स्वागत की। और अभी जो है हम अपने पहले के जो सेशन है उस अपने साइंस 1 के पाठ 1 गति के नियम, इसके कुछ टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है गति के नियम, इस चैप्टर में हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक समान वृत्ताकार गति और न्यूटन के गति संबंधी नियम। तो बच्चों पहला हम देखेंगे कि एक समान वृत्ताकार गति क्या होती है। तो एक समान वृत्ताकार गति के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, जिसमें आप जो देख सकते हैं 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, फैन का, फिर उसके बाद सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी और एक घड़ी का। तो यहाँ पर ये तीनों डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वृत्ताकार पथ को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों घड़ी के जो कांटे की नोक की चाल है वो स्थिर होती है, परंतु उसके विस्थापन की जो दिशा है वो निरंतर बदलने के कारण उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक जो सेकंड का जो कांटा है, कांटे की नोक के वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इस गति को हम एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। उसी तरह से आप दूसरा जो डायग्राम है फैन का और सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, यह भी एक अपने अक्ष पर घूमने के साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है। तो ये भी एक वृत्ताकार पथ को जो है फॉलो करती है। और उसी तरह से फैन भी है, वो एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसे हम एक समान वृत्ताकार, और एक समान गति से अगर वो कर रहा है तो उसे हम एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। आगे देखेंगे हम कि यदि हम अलग अलग शेप्स ले, जैसे कि यहाँ पर आपको एक वर्गाकार पथ दिख रहा होगा, फिर उसके बाद एक पंचभुज दिख रहा होगा और एक जो है षटभुज दिख रहा है। तो इन आकृतियों में आप देख सकते हो कि जो एरो मार्क लगाया गया है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई धावक इस पथ पर एक मतलब ये वर्गाकार पथ की बात करें तो इस पथ पर अगर एक कोई धावक है, कोई व्यक्ति है, अगर उससे कहा जाए कि एक चक्कर लगाया जाए तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उसे 4 बार इस पथ पर अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो जब वो जिस वेग से भी जा रहा हो, एक समान वेग से अगर जा रहा है तो भी उसे 4 बार, 4 कोने हैं वर्गाकार पथ के, तो उससे 4 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। पंचभुज के केस में भी आप देखोगे कि 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर भी वो व्यक्ति जो है 5 बार अपनी दिशा को बदलेगा। और षटभुज में भी आप देखेंगे कि 6 भुजाएं हैं, तो 6 बार उस व्यक्ति को अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो वेग समान होने के बावजूद जो है दिशा यहाँ पर बदल रही है। अगर हम भुजाओं की संख्या और बढ़ाते जाएं तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर भुजाओं की संख्या और बढ़ाई जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक वृत्ताकार शेप जो है आपको बन जाएगा। भुजाओं की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो जो भुजाओं की लंबाई है वो एक बिंदु के समान प्राप्त हो जाएगी और एक ये वृत्ताकार पथ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो वृत्ताकार पथ है उसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि यदि एक पत्थर को किसी रस्सी के एक सिरे से बांध दिया जाए और उसे सावधानी पूर्वक जो है वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए, तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं पर बहुत सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पत्थर जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूमेगा और अगर किसी एक बिंदु पर आप उसे छोड़ देते हैं, सावधानी से छोड़ना है कि किसी को चोट ना लगे, ना आपको चोट लगे, तो अगर उसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्या वो एक ही दिशा में जाएगी? तो ये अगर हम 2-3 बार इस प्रयोग को दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग बिंदु पे उसे छोड़ना है। तो हम देखेंगे कि जो वृत्ताकार जो पथ है उस पर वह जो वृत्त की जो त्रिज्या है उस पे, उसकी परिधि पर एक स्पर्श रेखा जो खींची जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो वृत्त की परिधि है उस पर एक स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो उस दिशा में हर बिंदु पर अलग अलग दिशा में जो है वो पत्थर आगे जो है आगे की दिशा में बढ़ेगा, मतलब उस स्पर्श रेखा की दिशा में वो आगे बढ़ेगा। तो अगर इसको ऐसे समझें कि एक जो है एथलीट है और वो एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर अगर लगाता है तो उसे लगाने के लिए
उसका जो वेग है उसको ज्ञात करना, अगर हमें उसे ज्ञात करना होगा तो एक चक्कर लगाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, मानिए कि t समय लगेगा। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो बच्चों वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी है, आप सभी को मालूम है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसलिए जो एथलीट है उसकी जो चाल होगी वो चाल बराबर क्या होता है, आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसलिए जो दूरी है वो वृत्त की टोटल परिधि होगी, तो उसे हम 2πr द्वारा लिखेंगे, और समय जो है वो t समय लिखेंगे, तो t लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे दिखा सकते हैं कि जो एथलीट है उसकी चाल क्या होगी, v बराबर 2πr बटे t हो जाएगी। तो यहाँ एक चीज को समझिए आप कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की जो चाल होती है वो स्थिर रहती है, परंतु गति की जो दिशा है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान जो वृत्तीय गति में वेग निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसे ही हम त्वरित गति कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, त्वरण आपने पढ़ा है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो उसी तरह से त्वरित गति क्या होती है, जहां वेग निरंतर बदल रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, जो कि आप यहाँ पत्थर के एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो पत्थर को हम अलग अलग दिशा में जो है रस्सी के छोर से बांधेंगे और उसे घुमाया जाए और उसको 2-3 बार अगर इस प्रयोग को करके देखा जाए तो हर वक्त जो है वो पत्थर जो है अलग अलग बिंदु पे अलग अलग दिशा में जाएगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि यह एक त्वरित गति का उदाहरण है। फिर आगे देखेंगे, दिशा ज्ञात करने के लिए हम अभी यहाँ लाया v बराबर 2πr बटे t। तो इसके द्वारा हम किसी भी जो है पिंड की चाल या की जो दिशा होगी उसको हम एक समान वृत्ताकार वेग की जो दिशा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सेम रस्सी वाला जो पत्थर को रस्सी से बांधा जाए वो वाला जो एग्जाम्पल है, और ये दूसरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, चकती के ऊपर एक सिक्का अगर रखा जाए और वो चकती अगर घूम रही है तो आपने देखा होगा, नोट करें उसको अच्छी तरह से, तो हर एक बिंदु पर इसको दोहराएं और देखेंगे कि हर एक बिंदु पर जो है अलग अलग बार अलग अलग दिशा में वो सिक्का फेंका जाएगा। तो ये होता क्यों है, क्योंकि सिक्का वृत्ताकार चकती की त्रिज्या के, मतलब ये जो वृत्ताकार चकती है उसकी जो त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या के लंबवत रहने वाली जो स्पर्श रेखा है, यानी कि उसकी जो परिधि है उस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसी की दिशा में वो सिक्का जो है हर एक बिंदु पर फेंका जाएगा। तो सिक्का फेंके जाते समय जिस स्थिति में होगा उसी के अनुसार वो विशेष दिशा में फेंका जाएगा। अर्थात सिक्का वृत्ताकार दिशा में घूमते समय गति की दिशा प्रत्येक बिंदु के पास क्या हो रही है, उसकी परिवर्तित हो रही है। तो जो दिशा है वो अलग अलग दिशा में वो उसका जो गति है वो भी बदल रहा है। तो यहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक समान वृत्ताकार गति क्या होती है और उसकी दिशा, जो वेग की दिशा है, उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कि आगे देखेंगे हम न्यूटन के गति संबंधी नियम। वैसे तो न्यूटन के 3 नियम है, पर आज जो है हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम देखेंगे। तो प्रथम नियम जानने के पहले हम पहले जानते हैं कि बल क्या है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारा न्यूटन साहब ने जो गति के नियम दिए हैं, वो पहला नियम जो है वो बल की परिभाषा को बताता है। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि बल क्या है। वैसे आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, यानी कि एक ऐसा बाह्य मतलब बाहर से अप्लाई कर आरोपित किया जाने वाला या फिर लगाया जाने वाला ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप स्थिर अवस्था में बैठे हो और आपके किसी दोस्त ने पीछे से आपको धक्का दे दिया या फिर आपको जो है खींच लिया, तो क्या होता है, बल क्या होता है, धक्का देना या फिर खींचना। ठीक है, तो खिंचाव या तो वो मतलब सामने से कोई खींचे या फिर आप धक्का दो, तो ये क्या होता है, बल। उसमें उसे हम क्या कहेंगे, बल अप्लाई करना।
तो जो किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, बल वो चीज है जो किसी भी वस्तु की विरामावस्था या फिर उसकी गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, हर समय अगर मैं बल लगाऊं और वो दिशा, मतलब जो वस्तु की जो गति है या फिर उसकी विरामावस्था चेंज हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं। जो पिंड सामने रखा हुआ है, जैसे भारी सा एक हल्का सा पत्थर है, तो उसको मैं अगर थोड़ा सा पैर से मारूंगी तो वो आगे चला जाएगा, लेकिन अगर वही भारी सा पत्थर है और उसको मैंने पैर से मारा, तो क्या वो पत्थर वहां से हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो जड़त्व है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह चीज होती है कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर कोई चीज विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहेगी। मतलब जड़त्व का गुणधर्म जो होता है वो किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करता है। वो चाहता है कि जो भी वस्तु है उसके अंदर, हर हर किसी वस्तु में जड़त्व का गुणधर्म होता है। तो वो जड़त्व का गुणधर्म क्या करता है? उस वस्तु को जो जिस अवस्था में है, वो अगर वो रुकी हुई है तो वो चाहता है कि रुका ही रहे, और अगर वो चल रही है तो वो चाहता है कि चलता रहे। तो जड़त्व भी, अभी ये टर्म भी हम देखेंगे आगे। तो जड़त्व समझ में आ गया होगा क्या होता है, कि अगर कोई चीज चल रही है तो किसी भी वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में उसके गति में परिवर्तन का वो क्या करता है? विरोध करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जड़त्व का गुणधर्म। फिर देखिए, बल जो है उसके दो प्रकार हैं यहाँ पर, और बल का जो बल की जो इकाई है उसे हम न्यूटन में जो है दर्शाते हैं। बल की इकाई को जो है न्यूटन में दर्शाते हैं। ओके। बल दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, संतुलित बल और असंतुलित बल। अच्छा बच्चों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संतुलित बल क्या है। संतुलित बल जो है वो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो। जैसे बल बोलेंगे तो अभी घर्षण बल हो गया, जैसे अभी कोई गाड़ी चल रही है तो उसका पृथ्वी के साथ में, मतलब जमीन के साथ में उसके टायर का क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण बल लग रहा है वहां पर। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कई सारे बल जो है उसके ऊपर कार्य कर रहे होंगे, किसी भी पिंड के, किसी भी वस्तु के ऊपर। तो उनका जो परिणामी बल अगर शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। तो इसी के अपोजिट असंतुलित बल है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगी। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिमाणी बल जो है, परिमाणी बल शून्य ना हो, तो तब उन बलों को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो है कि जब कोई वस्तु जो है उस पे बल लगाया जा रहा है और उसका बल का जो परिमाण है वो अगर शून्य हो गया, और एक का असंतुलित बल में क्या हो गया? अगर जिसका शून्य हो जा रहा है यानी कि वो संतुलित बल है, और जिसका शून्य नहीं हो पा रहा है वो क्या है? असंतुलित बल है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि रस्सी खींच वाला जो खेल है वो आपने मैदान में देखा होगा, कि रस्सी खींचने वाला एक खेल होता है जिसमें दोनों तरफ से लोग जो है उसको, रस्सी को खींचते हैं। तो जिस तरफ भी रस्सी ज्यादा झुक गई तो वो पक्ष जो है वो जीत जाता है। तो उस रस्सी खींच वाले जो खेल है उसमें हम देखेंगे, उसको उसको समझेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल वहां पे किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, चार आदमी यहाँ लगे हुए हैं, चार आदमी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में चार आदमी हैं, तो वहां पर जो है जिस तरफ का बल अधिक होगा तो रस्सी उस तरफ ज्यादा झुक जाएगी या खींची जाएगी। तो अगर संतुलित बल कहा जाए तो वहां पर अगर दोनों तरफ से बल समान रूप से लग रहा है, बल अगर दोनों तरफ का समान हो गया तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? वो बल जो है शून्य हो जाएगा। दोनों तरफ का बल जो है वो नील हो जाएगा, दोनों समान बल लगा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा? रस्सी अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, वो किसी लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी खींची नहीं जाएगी। तो ये क्या हो गया? संतुलित बल वहां पर हो गया। अच्छा, अगर बल एक साइड से बल जो है वो अधिक लग रहा है, और एक साइड में बल अगर एक तरफ अधिक लग रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे साइड जो है वो बल कम हो ही जाएगा। तो इसलिए जिस तरफ अधिक बल होगा रस्सी उस तरफ खिंच जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल जो है वो क्या होगा। तो बच्चों, इतना समझ में आया आपको संतुलित और असंतुलित बल क्या है? इसके बाद हम नेक्स्ट
न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, ओके सॉरी, इसके पहले हम बल की इकाई देख लेते हैं। तो एसआई प्रणाली में बल की इकाई जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन को हम एन, कैपिटल एन लेटर से दर्शाते हैं। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को एक बल न्यूटन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, कभी कभी आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बल यानी कि एफ फोर्स, एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान एम गुणे त्वरण, ठीक है। तो एम ए, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एम क्या है, किलोग्राम में, तो इसलिए 1 किलोग्राम दिखाया है, और बल की जो इकाई है वो 1 न्यूटन हो गई, और 1 किलोग्राम इंटू 1, त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर इकाई क्या बन गई, यहाँ पर न्यूटन की 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम सीजीएस में अगर देखें, तो देखिए एसआई प्रणाली जो है वो आपकी बड़े यूनिट्स होते हैं, उसमें किलोग्राम वगैरह मीटर होते हैं, और सीजीएस प्रणाली में हम छोटी इकाई लेते हैं। तो सीजीएस प्रणाली में बल की जो इकाई होगी उसे हम डाइन कहेंगे। तो डाइन जो है वो क्या होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान, यहाँ पर बड़ी इकाई न्यूटन में आपको बड़ी इकाई लेना है, और डाइन वाले में आपको छोटी इकाई लेना है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले जो बल को एक डाइन कहते हैं। तो यहाँ पर 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है आपको इकाई, उसका आप ध्यान रखिए कि एक डाइन बराबर क्या होता है, 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ बराबर एम में वही है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो लेकिन बस इकाई जो है यहाँ पर एक एसआई प्रणाली में और एक सीजीएस प्रणाली में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि न्यूटन का गति संबंधी जो 3 नियम है उसमें से पहला नियम देखेंगे हम। तो प्रथम नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, रुकी हुई अवस्था में, ठीक है, और या फिर वो समान वेग से गतिमान है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा। देखिए, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था में है, या फिर एक समान वेग से जा रही है, तो उसकी अवस्था अगर परिवर्तन करनी होगी तो आपको ऑब्वियस है कि कोई ना कोई बल तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, अगर संतुलित बल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको असंतुलित बल यानी कि एक अधिक बल जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो जो भी वस्तु है उसकी गति चेंज हो जाए, मतलब उसकी जो अवस्था है वो बदल जाए। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर समान वेग से गतिमान है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करेगा। तो इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको जड़त्व का गुणधर्म बताया कि जड़त्व होता क्या है, इसीलिए बताया क्योंकि ये जो पहला नियम है न्यूटन जी का, वो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है उसे, या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने भी यहाँ पर इनका साथ दिया था, तो इसलिए इसको गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। पहले नियम को, न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, उसे हम थोड़ा एक उदाहरण से और सरल भाषा में समझेंगे कि एक रुकी हुई रेलगाड़ी है, या फिर आप बस, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, तो एक रुकी हुई बस है या फिर एक रेलगाड़ी है, उसमें अगर आप बैठे हुए हैं तो उसमें जितने भी यात्री बैठे होंगे, अगर वो अचानक से ट्रेन चल पड़ी या फिर बस जो है स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, तो जो भी यात्री उसमें बैठे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, रुकी हुई अवस्था, मतलब विरामावस्था में है। तो जब अचानक से वो शुरू हो जाएगी तो सभी यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, या फिर अगर चल रही है और अचानक से ब्रेक दबा दिया तो आगे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, तो ये पीछे की ओर झुकना और आगे की ओर झुकना जो है ये क्यों होता है, क्योंकि जब अगर ट्रेन रुकी हुई है या बस रुकी हुई है तो वो उसकी विरामावस्था हो गई, और अब उसको आप जो है दूसरी अवस्था में ले जा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है। तो जड़त्व का नियम क्या कह रहा है कि तुम रुके रहो, रुके हो ना, तो हम नहीं चलेंगे, हम रुके रहेंगे। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जड़त्व के गुणधर्म के कारण जो है वो यात्री
विरामावस्था जो है अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बस जो है वो चल रही है या ट्रेन जो है वो शुरू हो गई है। तो इसलिए उस वहां पर जो है यात्री आगे या पीछे की तरफ झुक जाते हैं, चाहे वो ट्रेन चल रही है तब, और या फिर वो ट्रेन जो है रुकी हुई है और उसे स्टार्ट किया गया है तो, या फिर अचानक से ब्रेक लगाने पर भी यात्री जो है वो झुक जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का नियम क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे जड़त्व का गुणधर्म दिख रहा है इसलिए। दूसरा एग्जाम्पल है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो कंबल है वो कंबल को जब डंडे से पीटा जा रहा है तो कंबल जो है उसके अंदर धूल के कण जो है वो विरामावस्था में है, ठीक है। तो जब डंडे से आप पीटेंगे कंबल को तो कंबल जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, कंबल जो है पीछे की तरफ चला जाएगा, पर धूल जो है वो चाह रहा है कि मैं जो अवस्था में हूँ मैं उसी अवस्था में रहूं, इसलिए धूल जो है वो हम उसी वहीं पर रुक जाता है, और जिस वजह से हमें लगता है कि कंबल पीछे चला गया और धूल जो है उसमें से झड़ के निकल रही है। तो ये एग्जाम्पल है जो कि आपको प्रथम नियम को दर्शा रहा है। उसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में जो है और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पेड़ की टहनी को जो है आप हिलाओगे तो उसमें जड़त्व के नियम के कारण, गुणधर्म के कारण जो है पत्तियां जो है वो चाह रही है कि मैं रुकी रहूं, जैसी हूं वैसी रहूं, लेकिन उसको आप एक्सटर्नल जब असंतुलित बल लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो टहनी जो है हिलेगी और फिर उससे पत्ते और जो भी फूल फल होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये प्रथम नियम का उदाहरण है। तो आपको ये क्वेश्चन जब आता है न्यूटन के गति संबंधी नियमों को स्पष्ट कीजिए, तो उसमें आपको प्रथम नियम उदाहरण भी पूछता है, ठीक है। तो आपको उदाहरण के साथ जो है उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो उससे आपको भी बेटर समझ में आएगा और सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दूसरा नियम जो है क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि F, तो बल को अभी तक समझ गए, फोर्स कहा जाता है, तो F से दर्शाते हैं उसे, तो बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि M, ठीक है, उस वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा M, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण A, उसको ए से दर्शाया जाता है त्वरण को, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या फिर इसे हम समानुपात भी कह सकते हैं। तो अनुक्रमानुपाती कंफ्यूज मत होइएगा, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, तो गुणनफल के समानुपाती होता है, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए F बराबर ma, तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है कि बल F और उसका जो है द्रव्यमान और जो उसका त्वरण है उसके गुणनफल के क्या है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, तो हम इसको समझेंगे कि क्या है ये। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये चीज है। अब थोड़ा हम समझेंगे कि संवेग क्या है, क्योंकि यहाँ पर इसे संवेग का नियम भी कहा जाता है। जो दूसरा जो न्यूटन का दूसरा नियम है वह संवेग का नियम भी कहलाता है। तो यहाँ पे संवेग आता है, तो संवेग क्यों आता है देखिए, इसको हम एक और जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक और जो दूसरा नियम है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो बच्चों संवेग क्या है उसके लिए हमें ये समझना होगा। देखिए चीजें वही है, F बराबर ma यही बोलना चाह रहा है, लेकिन संवेग जो है एक नया टर्म आया है, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है। तो ये हम देख लेते हैं कि दूसरा नियम और मतलब क्या कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, और वहां पे भी हमने देखा कि F बल जो है वो द्रव्यमान गुणे जो त्वरण है उसके समानुपाती है, ठीक है। तो वही चीज है, बस यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर बोल रहा है। तो दर मतलब क्या होता है कि समय से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि संवेग क्या होता है। तो देखिए संवेग है, संवेग जो है वो क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहाँ देखिए कोई जो वस्तु है उसका कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई वजन तो होगा ही उसके अंदर, और उसका कोई वेग भी होगा, अगर वो किसी वेग से चल रहा है
तो उसका वेग भी होगा। तो दोनों की गुणनफल को, उसके द्रव्यमान और उसके वेग के जो गुणनफल है उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, जिसे हम लेटर P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दर्शाएंगे मैथमेटिकल टर्म में, P बराबर mv। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया, वेग क्या हो गया, v हो गया, और संवेग जो है उसको हम P के द्वारा दर्शा रहे हैं। ओके, इसकी इकाई देख लेते हैं क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर इसे हम न्यूटन पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और इस बारे में देख, संवेग क्या है, क्योंकि जब तक आपको संवेग नहीं समझेगा आपको समझ नहीं आएगा कि दूसरा नियम कह क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि माना कि एक बॉल ले लिया आपने, और उस बॉल का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m। तो एक गेंद है, उसका द्रव्यमान m मान लीजिए। तो देखिए अभी क्या होगा कि वो अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और वो जब आगे थोड़ा और t समय के पश्चात, मतलब थोड़ा कुछ टाइम के बाद, वो थोड़ा आगे उसको अगर आपने पुश कर दिया, तो जो गेंद है वो u, पहले उसकी प्रारंभिक वेग क्या था, u था, और थोड़ा आगे जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, उसका अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है। तो उस पे आपने u से v कैसे हुआ, उसका वेग चेंज कैसे हुआ, क्योंकि आपने उसके ऊपर बल प्रयुक्त किया। तो f जो है वो आपने बल प्रयुक्त किया है, तो t समय के पश्चात उसका वेग जो है u से v हो जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए कि माना द्रव्यमान m का एक पिंड प्रारंभिक वेग u से जाते समय उसके गति की दिशा में बल f प्रयुक्त करने से समय t के पश्चात पिंड का वेग v हो जाता है। तो पिंड का जो प्रारंभिक संवेग है, अभी हमने संवेग का हम देखा फॉर्मूला क्या है, P बराबर mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसी हम ले यहाँ पर कि पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या लिया हमने, u लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mu। और t समय के पश्चात, यानी कुछ समय के बाद, t समय के बाद जो पिंड का अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, m गुणे v, क्योंकि अब उसका वेग जो है वो v हो गया, u से बदल के v हो गया, तो mv हो गया। अब हम जब परिवर्तन की दर लेते हैं, संवेग परिवर्तन की दर, किसी भी चीज की दर लेंगे ना, अगर जैसे त्वरण की दर, वेग परिवर्तन की दर, सॉरी वेग परिवर्तन की दर, तो दर का मतलब क्या होता है, समय से हमको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, बराबर संवेग में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो उसका अंतिम वेग होगा उसमें से प्रारंभिक वेग को माइनस कर दो, तो संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। ठीक है, टाइम। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या हो जाएगा, mv, होने वाला परिवर्तन क्या करेंगे, जो अंतिम वेग होगा उसमें से माइनस प्रारंभिक वेग को कर देंगे, तो mv माइनस mu, यानी कि अंतिम संवेग जो है उसका, उसमें से प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देंगे, तो mv माइनस mu अपॉन t हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए mm, क्योंकि जो गेंद है उसका द्रव्यमान, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी यहाँ से शुरू किया तो मेरा वेग u था, मेरा कुछ मास समझो 25 किलो था, और मैं थोड़ा आगे गई, थोड़ी दौड़ लगाई मैंने, तो मेरा मास जो है वो 20 किलो हो गया, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा किसी भी वस्तु का, चाहे आप कितना भी कूदो जंप करो कुछ भी करो, तो आपका जो द्रव्यमान है वो तुरंत चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान जो है वो वहां पर सेम है, इसलिए हम उसे कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो m जो है वो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचता है, v माइनस u। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो v माइनस u अपॉन t हो गया। तो यहाँ पर आप याद कीजिए कि पिछले सेशन में आपको पढ़ाया गया होगा त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v माइनस u अपॉन t। तो इसलिए v माइनस यू अपॉन टी के बदले हम वहां पे क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा m गुणे a हो जाएगा। तो न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ऐसा हमको वो दूसरा नियम बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m में हमको मिला है और संवेग परिवर्तन की दर बराबर m में मिला है हमको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m में का मतलब क्या होता है, f हो गया, F बराबर m में अभी देखा था ऊपर, यहाँ देखा था बल, F बराबर क्या होता है, m में, मतलब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पर हम m में जगह पे क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या मिल गया,
चूंकि m में फिर यहाँ पर संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, बल के। तो m में समानुपाती f लिख देंगे यहाँ पे हम। तो F बराबर क्या हो जाएगा, जो समानुपात का साइन है ना उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जब समानुपात का साइन कभी भी आप हटाते हो तो उसके जगह पे हम इक्वल टू और K लिखते हैं। K क्या होता है, ये एक स्थिरांक होता है, अचरांक होता है, जो कि जिसका मान हम एक लेते हैं अगर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K का मान एक रखने पर यहाँ पर हमको मिल जाएगा F बराबर M गुणे A मिल जाएगा। ठीक है, K वहां से हट जाएगा, तो F बराबर M A ये हमको मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम अभी बात कर रहे थे कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का जो परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होता है। जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में संवेग भी, मतलब जो पिंड का जो टक्कर होता है वो भी उसी दिशा में चेंज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और संवेग की जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में होती है। तो एक पिंड अगर किसी दूसरे पिंड पर आघात करता है या दोनों की टक्कर होती है तो उसका जो परिणाम होता है उस पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो जो दूसरा नियम है हमारा वो हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई पिंड टकराते हैं तो यहाँ पर है उसका जो द्रव्यमान और उस जो वेग है, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों पर उस पर निर्भर करता है। तो संवेग क्या करता है, वो उस दोनों वेग और उसके देखिए P बराबर mv, यानी कि उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। अर्थात बल का जो भी परिणाम होगा वो प्राप्त करने के लिए पिंड के द्रव्यमान और वेग को एकत्र जोड़ने वाला जो गुणधर्म होता है वो वहां पर कारणीभूत होता है। तो इस गुणधर्म को न्यूटन ने संवेग द्वारा भी संबोधित किया, यानी कि इसे हम संवेग का नियम भी कहते। तो ये हमारा दूसरा नियम। हम थोड़ा संवेग का जो है इकाई देख लेते हैं कि एसआई प्रणाली के अनुसार संवेग की जो इकाई है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस प्रणाली में हम किलोग्राम को बस ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो सीजीएस प्रणाली क्या होती है, छोटी इकाई डाल देते हैं हम। तो एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पर मतलब क्या हो गया, डिवाइड में नीचे, ठीक है। और सीजीएस प्रणाली में हम क्या करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होती है संवेग की इकाई। और जब पिंड पर प्रयुक्त किया जाए असंतुलित बल तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वही बल जो है वो संवेग में भी परिवर्तन करेगा। देखिए जो बल मैं जितना लगा रही हूँ, जितना बल मैं लगा रही हूँ किसी पिंड पर, तो जो बल जिस दिशा में लगेगा तो संवेग, बल जितना अधिक होगा संवेग भी उतना अधिक होगा। तो जितनी अधिक, देखिए जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगी उतना ही ज्यादा संवेग भी बढ़ेगा। तो पिंड के संवेग में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल संवेग परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है संवेग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के जो सेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक समान वृत्ताकार गति, और उसके बाद हमने देखा उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फिर इसके बाद हमने जो है न्यूटन का गति संबंधी नियम देखा, जिसमें हमने पहला 3 नियम होते हैं, पर उसमें जो है तीसरा नियम जो है उसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं उसे, क्योंकि हर एक एक्शन के लिए एक नेक्स्ट रिएक्शन जो सामने वाला है उसके लिए रिएक्शन देता है, तो वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं उसको, तीसरा नियम, जो कि आपको अगले सेशन में मिलेगा। तो अभी जो है हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बस कि न्यूटन की गति संबंधी 2 नियम है। तो 2 नियम हम 3 नियम है, पर उसमें से 2 नियम हमने देखा, प्रथम नियम और दूसरा नियम। तो प्रथम नियम में हमने क्या बताया कि किस तरह से है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं उसको, और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उसमें हमने कुछ उदाहरण देखे, चलती हुई ट्रेन या फिर ठहरी हुई ट्रेन या बस, जो है आप उसमें अगर कोई यात्री बैठे हैं और अचानक से वो चल दे तो फिर सॉरी ठहरी हुई अगर ट्रेन है या चल रही है और अचानक से उसमें ब्रेक लगाया जाए या फिर उसको शुरू कर दिया जाए तो किस तरह से यात्री जो है वो झुक जाते हैं। फिर कंबल का एक एग्जाम्पल देखा। उसके बाद गति का जो है दूसरा नियम ने दूसरे नियम में जो है हमने संवेग
संवेग देखा, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तो संवेग मतलब आप समझ गए होंगे कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे संवेग कहते हैं। ठीक है, और संवेग जो है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। तो इसको हमने यहाँ जो है एक समीकरण के द्वारा सिद्ध करके भी बताया कि किस तरह से संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के समानुपाती होती है। तो हमें लास्ट में जो मिलता है F बराबर क्या मिलेगा, ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का जो परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होता है। उसको हमने एक गेंद के एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि किस तरह से उसका द्रव्यमान सेम रहेगा और उसका वेग जो है परिवर्तन होगा, तो संवेग भी जो है उसका परिवर्तित होगा। जितना अधिक बल लगेगा उतना अधिक संवेग भी बढ़ेगा। और इस तरह से जो है आपने संवेग का नियम, जो दूसरा नियम है उसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। हमने वेग की इकाई देखी, क्या है इसकी इकाई, एसआई प्रणाली में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और सीजीएस प्रणाली में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो धन्यवाद बच्चों। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो।